हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइव एटीएम में। मैंने सेंसस से संबंधित 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे, जिनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने इसी से संबंधित एक तीसरा वीडियो बनाया है, जो एचएलओ ट्रेनिंग ऐप है। तो मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें, इसको एक्टिवेट कैसे करें, लॉगिन कैसे करें, इसके थ्रू ट्रेनिंग कैसे करें और लास्ट स्टेप होगा कि इसके थ्रू हम सेंसस कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस होगा, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप उसको समझ नहीं पाएँगे। तो आइए हम देखते हैं कि एचएलओ ऐप क्या है और कैसे फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं कि ये एचएलओ ट्रेनिंग ऐप कैसे काम करता है। इससे पहले कि हम ऐप में लॉगिन करें या आगे की प्रोसेसिंग करें, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ऐप डेटा प्राइवेसी या पर्सनल प्राइवेसी के लिए इतना सेंसिटिव है कि यह किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अलाउ नहीं करता है। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी आप इसका नहीं ले सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जाएँगे प्ले स्टोर में और वहाँ सर्च में जा कर के हम टाइप करेंगे एचएलओ। तो ये एचएलओ सेंसस 2027 ऐप आ जाएगा। यह ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप थोड़ा नीचे जाएँगे, देखेंगे तो इसमें एक ऐप और आ रहा है सेंसस 2027। इसमें आप देख सकते हैं कि इस ऐप के नीचे ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल लिख के आ रहा है। तो जिस ऐप में ये लिख के आएगा वही आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि वही ऑफिशियल ऐप है। तो आइए अब हम चलते हैं डाउनलोडेड ऐप में। तो जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे ऊपर यूज़र आईडी दिख रही होगी। यह यूज़र आईडी आपके चार्ज ऑफिसर द्वारा क्रिएट की गई होगी, जो आपके पास ऑलरेडी होगी। तो इस यूज़र आईडी को एंट्री करने के बाद ये कैप्चा मांगता है। तो ठीक है, हम कैप्चा को एंटर कर देते हैं और कभी-कभी थोड़ा टिपिकल भी हो जाता है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो कैप्चा हम एंटर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे कौन-सा इंटरफेस आता है। कैप्चा एंटर करने के बाद एक ओटीपी आता है, जो मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी पर आएगा। तो ओटीपी जब हम फिलअप कर देते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई ओटीपी करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड कह रहा है। तो पासवर्ड पहली बार में आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालेंगे, जो आपको अपने ईमेल और टेक्स्ट मैसेज पे मिला हुआ है। तो मैंने चूँकि अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है, जो आप भी बाद में कर सकते हैं, तो मैं उस पासवर्ड की एंट्री करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद ये सेट पिन माँगता है कि आप कोई भी 4 डिजिट का पिन अपने लिए सेट कर सकते हैं, जिसमें ये सुविधा रहेगी कि आप अ, उसको फिर से लॉगिन करने के लिए बार-बार आपको अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो हमने इसको पिन डाल दिया है और अब ये इसका फ्रंट पेज आ गया है, इस ऐप का फ्रंट पेज आ गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रेनिंग ऐप भी लिख के आ रहा है, तो ये केवल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बना हुआ है। एक यहाँ पर आपको रिफ्रेश बटन दिख रहा होगा, तो इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो जो भी आपको एचएलबी अलॉट है, उसके जितने भी सेल्फ एन्यूमरेशन हैं, वो डेटा आपके पास आ जाएँगे। और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि एचएलओ ट्रेनिंग ऐप है। इस पर यहाँ साइड में 3 डॉट्स हैं, यहाँ 3 लाइन्स है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर यूज़र आईडी आ रहा है। उसके बाद आपका रोल क्या है, वो यहाँ पर डिटेल आ रहा है। कितने सेल्फ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हुए हैं, उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ये आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो एचएलबी मैप है। तो जैसे ही आप एचएलबी मैप को क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक एचएलबी के लिए मैप यहाँ पर अवेलेबल है, गूगल मैप है। तो चूँकि इसमें मेरे पास 3 एचएलबी हैं और मैंने ऑलरेडी इनको डाउनलोड कर रखा है, और पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप व्यू कर सकते हैं। तो मैंने इनको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इस पे व्यू ऑप्शन पर जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी पीडीएफ कॉपी आपके सामने आ जाएगी।
बड़े आसानी से आप देख सकते हैं आपकी पीडीएफ कॉपी जो इस रेंज में है वो आपका एचएलडी है। साथ ही साथ अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें, स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, तहसील कौन-सी मिली हुई है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बड़े आसानी से यहाँ पर देख सकती हैं। तो इसको हमने देख लिया है और अब हम इस पर वापस जाते हैं। अब हम आते हैं अपने ऐप पर। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एचएलबी 1/3 दिख रहा है, अर्थात 3 एचएलबी अलॉट हैं, जिसमें से पहला है कौन-कौन से एचएलबी हम चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। ये 3 यहाँ पर एचएलबी अलॉट है, तो हम किसी भी एचएलबी को सिलेक्ट करके उसमें हम काम कर सकते हैं। तो जैसे हम एचएलबी सिलेक्ट करेंगे तो थोड़े से डिटेल्स नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लेआउट मैप के हिसाब से जो आपने अभी मैप देखा और आप फील्ड में एक बार नजरी नक्शा बनाने के लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से आप एक रफ एस्टिमेट लगा लेंगे कि आपके क्षेत्र में एचएलबी में टोटल कितनी बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो आप एंट्री करेंगे वो उससे थोड़े कम करेंगे। सपोज आपको लगा कि मेरे एचएलबी में 115 बिल्डिंग्स हैं, तो आप यहाँ पर 100 कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसको 100 कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस। तो हमेशा जो है सेंसस हाउस या जनगणना मकान वो बिल्डिंग से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ से अब हम हाउस लिस्ट ऑपरेशन पर आगे बढ़ जाते हैं। अब वही जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दिया था कि 24 अप्रैल तक ही डेटा सेव रहेगा, उसके बाद सारे डेटा टेस्ट डेटा मानते हुए डिलीट हो जाएंगे। तो वही सूचना यहाँ पर आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ये 6 बॉक्स अलग अलग खुल के आ गए हैं। तो सबसे पहले जब हम डेटा एंट्री स्टार्ट करेंगे तो हमें इस न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री यहाँ पर इसको क्लिक करना होगा। जो हम काम कर चुके हैं, चाहे इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है या डिलीट करना, एडिट करना है, तो उसको हमें यहाँ पर अपडेशन डेटा में यहाँ पर सब दिखाई देता है। साथ ही साथ जो हमें लगता है कि हमने 8-10 मकान एंट्री कर दिया है, तो ये सलाह दी जाती है कि आप डेटा को सिंक भी करते रहिए साथ साथ। जब भी आपके 8 से 10 एंट्रीज हो जाती हैं तो आप डेटा को सिंक करते रहिए। डेटा सिंक करने के उपरांत भी आपको लगता है कि कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, एडिटिंग रह गई है, तो आप यहाँ से जा कर के जो ये ऑप्शन आ रहा है आपका कि एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा, तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और भी देना चाहेंगे कि इस ऐप की ये खासियत है कि ये ऑफलाइन भी कार्य करता है। यदि आप फील्ड में जा रहे हैं और वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। नेट की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप डेटा सिंक कर रहे हैं। और ये जो लास्ट का ऑप्शन है ये तभी आपको प्रेस करना है जब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपने इसके पहले वाले पेज में 110 एंट्रीज दिखाई थी कि 110 हमारे यहाँ हाउस होल्ड है, 110 जो है सेंसस हाउसेज हैं। तो जब तक आप 110 के कंप्लीट नहीं कर लेंगे ये आपको सबमिट नहीं करने देगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बॉक्स यहाँ पर व्यू समरी है, तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कितने काम किए, कितने इनकम्प्लीट हैं, कितने डिलीट किए, तो ये सारी चीज़ यहाँ से आपको दिखाई पड़ जाएंगी। तो चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं न्यू हाउस लिस्ट एंट्री में। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं कि लाइन नंबर आ रहा है, लाइन नंबर 001। एक तरह से मान लीजिए कि कोई आपका रजिस्टर है या डायरी का पेज है, आप लाइन बाय लाइन एंट्री कर रहे हैं, तो हर लाइन में ऑटोमेटिकली ये लाइन नंबर जनरेट हो जाएगा। एक तरह से सीरियल नंबर भी होगा, तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है बिल्डिंग नंबर। तो बिल्डिंग नंबर आपको खुद देना है। यदि कहीं से सिस्टमेटिक है नंबरिंग तभी आप उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप खुद का नंबर यूज़ करेंगे। तो सपोज़ हमने इसको 01 नंबर बिल्डिंग नंबर दे दिया। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है सेंसस हाउस नंबर। ये भी सेल्फ जनरेटेड होगा। इसको कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ हमको न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे इस न्यू ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे हम देख रहे होंगे कि 4 डिजिट का एक यहाँ पर संख्या यहाँ पर देख रहे हैं ये जनरेट हो गया है। तो सेंसस हाउस नंबर स्वतः जनरेट होगा और हमेशा 4 डिजिट का होगा। अब हमारे पास 1, 2, 3 ये क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट करके हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यही आ रहा है कि जिस परिवार के पास हम गए हैं क्या उन्होंने स्वगणना की है। यदि की है तो हम यस प्रेस करेंगे, यदि नहीं की है तो हम नो प्रेस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया।
कुछ मटेरियल्स के बारे में पूछ रहा है कि जिस मकान पे हम हैं तो उनके फ्लोर में, उस मकान के फ्लोर में जो प्रीडोमिनेंट मटेरियल है, यानी किस सामग्री का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो आपके सामने ये 7 ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई भी ऑप्शन उनसे पूछ करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है कि जनगणना मकान की दीवारों में किस सामग्री का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो आपके सामने ये 9 और ऑप्शन आए हैं और साथ ही 0 ऑप्शन भी है। तो जिस मटेरियल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है उस पर हम पूछ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। एक इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन और है कि जनगणना मकान की छत में कौन से मटेरियल का अधिकतम इस्तेमाल किया गया है। तो हम पूछ करके आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं। इनका पूछना है कि जनगणना मकान का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। क्या ये आवासीय है, रेजिडेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, या आवास के साथ साथ कोई अन्य उपयोग। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग अपने पीछे के कमरे या 2 कमरे में अपना आवास बना लेते हैं और आगे के कमरे में कोई दुकान खोल लेते हैं, ऑफिस खोल लेते हैं, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर कुछ भी खोल लेते हैं। तो उस कंडीशन में रेजिडेंस कम अदर यूज आएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शन जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे नीचे 2 ऑप्शन और आते हैं, ये दोनों उस पर काम करते हैं, इज लॉफ्ट और इज इंस्टीट्यूशनल। इज लॉफ्ट यदि हम क्लियर कर देंगे, इसको हम अगर हम चेक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो आगे के सारे क्वेश्चन डिसेबल हो जाते हैं और ये ऐप सीधे चला जाता है मोबाइल नंबर पर। तो इसको बड़े सावधानीपूर्वक भरना है। यह कंडीशन हम तभी यूज़ करेंगे जिस मकान में हम गए हैं वहाँ कोई गृहस्वामी नहीं है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं आया, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। और बाद में इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन में ही ये दोनों ऑप्शन खुलेंगे। हम इसको करके भी देख लेते हैं, आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। और दूसरे ऑप्शन को क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे हम कहते हैं रेजिडेंस कम अदर यूज़, तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और हमें लिखना पड़ेगा उसमें कि रेजिडेंस कम शॉप, रेजिडेंस कम ऑफिस। तो कोई भी चीज़ हमें इसमें डिस्क्रिप्शन ज़रूर करना पड़ेगा, तभी ऐप वो आगे बढ़ेगा। तो इससे हम जानकारी प्राप्त करके इसको भरने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही 3 से लेकर के यहाँ 0 तक ये ऑप्शन जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो ये दोनों डिसेबल हो जाते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्णशीर्ण है। तो जो भी स्थिति होगी हम पूछ करके क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। हाउस होल्ड नंबर यहाँ पर हम देख रहे होंगे ट्रिपल ये का एक यहाँ पर संख्या आ गई है 001। यह सेल्फ पॉपुलेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है। यह ऐप अपने आप देगा कि यह परिवार संख्या हो गई और ये क्रम वाइज ये अब सीरियल से ना बढ़ती जाएगी। तो 9 क्वेश्चन इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया कि इस परिवार में सामान्यतया कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो सामान्यतया का तात्पर्य यह है कि जितने मेंबर्स साल भर में अधिकांश समय वहीं पर रह रहे हैं, उसी स्थान पर रह रहे हैं, वो सामान्य निवासी माने जाएंगे। जो मेंबर बाहर कोई जॉब कर रहे हैं या बच्चे कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी संख्या इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। तो इसको हम कोई भी संख्या इसमें हम डाल लेते हैं। यदि कोई गेस्ट वगैरह भी उस दिन आए हुए हैं तो उनको भी नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 इसमें जो गृहस्वामी हैं या परिवार के मुखिया हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। तो आप कोई भी नाम एंट्री करके इसको आगे बढ़ा देते रहते हैं। इसके बाद उसी से मुखिया से संबंधित है कि उनका जेंडर कौन सा है। यदि परिवार या मुखिया कोई SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं या अदर कैटेगरी के हैं। तो SC ST यदि नहीं है, OBC हैं, जनरल हैं, तो हम अदर पर क्लिक करके हम उसको आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है कि जनगणना मकान के स्वामित्व की क्या स्थिति है, ऑनरशिप स्टेटस। स्वामित्व की क्या स्थिति है। तो ऑन का मतलब है कि अपना मकान जो हमने परचेस कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2, हमें हमारे एम्प्लॉयर ने, किसी कंपनी ने दे रखा है, उसके बदले में हमें HRA हमारा डिडक्ट हो जाता है या हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो भी इसमें नंबर 1 ऑप्शन आएगा। और तीसरा ऑप्शन भी इसमें है कि यदि हमने लोन ले रखा है, होम लोन लिया हुआ है, हम बिल्डर को पे कर रहे हैं या बैंक को पे कर रहे हैं, तो भी नंबर 1 ऑप्शन आएगा।
सेकंड ऑप्शन है कि रेंटेड है लेकिन उनका मकान कहीं भी और भी है। तीसरा ऑप्शन है कि रेंटेड है, किराए पर है लेकिन उनका मकान कहीं भी नहीं है। चौथा ऑप्शन ये है कि एनी अदर, उसमें ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे मकान में रहते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर ने दे रखा है लेकिन उसके बदले उनसे कोई चार्ज नहीं रहता, तो नंबर 4 में आएंगे। साथ ही साथ जो भवन वो अतिक्रमण भूमि बने हैं या अतिक्रमित भवन हैं, अतिक्रमण चिन्हित हैं, तो ये 4 नंबर में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है। तो रहने योग्य कमरों में हम ध्यान देंगे कि इसमें बाथरूम, टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, बरामदा ये सब नहीं जोड़े जाएंगी। इसमें क्या जोड़ने हैं, इसमें हम जोड़ सकते हैं बेडरूम, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम आदि से इसमें हम संख्या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई संख्या लिख के आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पूछा जा रहा है कि इस परिवार में विवाहित युगल कितने हैं, मैरिड कपल कितने हैं। तो हम पूछ के बता लेंगे। एक चीज़ में ध्यान रखना है कि यदि किसी पुरुष के 3 पत्नियां हैं तो वहाँ पर 3 कपल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पत्नी के 2 या 3 पति हैं तो वहाँ पर भी 2 या 3 कपल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उनको भी कपल माना जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इसकी पूछ करके एंट्री करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। केवल पेयजल की बात हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही है कि किस स्रोत से आ रहा है। अगर टैप वाटर आ रहा है तो ट्रीटेड है, जैसे जल संस्थान या जल निगम या किसी कोई लोकल बॉडी से आ रहा है, या टैप वाटर आ रहा है लेकिन अनट्रीटेड है, या कुएँ से ले रहे हैं, हैंडपम्प से ले रहे हैं, ट्यूबवेल है, झरना है, नदी है। लास्ट में अदर सोर्सेज आ रहा है। अदर सोर्सेज में जैसे कोई बॉटल वाले पानी यूज़ कर रहे हैं या कोई टैंकर से ही पानी यूज़ कर रहे हैं तो अदर सोर्सेज में आएगा। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि जो पेयजल का स्रोत है वो कहाँ है। विद इन प्रीमाइसेज है, हम मकान के अंदर ही है। नियर द प्रीमाइसेज, मकान के पास है। मकान के पास का तात्पर्य ये हुआ कि यदि शहरी क्षेत्र में मकान से 100 मीटर के अंदर कोई पेयजल का स्रोत है तो वो मकान के नज़दीक हुआ, नियर द प्रीमाइसेज। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर के अंदर अंदर है तो वह नज़दीक माना जाएगा। अदरवाइज हम उसको अवे में मकान से दूर मांग लेंगे और यह हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ प्रकाश का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है कि क्या यूज़ करते हैं प्रकाश के लिए, तो पूछ करके क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। टॉयलेट की बात हो रही है कि क्या टॉयलेट है या नहीं है, यदि है तो कौन लोग यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन पूछा है कि परिवार के लोग ही यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि क्या अन्य परिवार के लोग भी इसको शेयर करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि पब्लिक टॉयलेट है। तो जो भी ऑप्शन होगा हम पूछ करके क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी टॉयलेट के टाइप पूछ रहे हैं कि यदि टॉयलेट है तो किस टाइप के है, क्या 4 फ्लश टॉयलेट है या ट्विन पिट है, सिंगल पिट है या सर्विस टॉयलेट है। जो भी टॉयलेट है तो उसमें उनसे पूछ करके उनसे ऑप्शन लगा कर हम आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अब ये पूछा जा रहा है कि जो वेस्ट वाटर है, ग्रे वाटर है, अपशिष्ट जल है, कि किचन का पानी है, बाथरूम का पानी है, या जो वॉशिंग का पानी है वो बाहर कैसे जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है। क्लोज ड्रेनेज है, बंद निकासी है, खुली निकासी है, या रोड पे जा रहा है या किसी फील्ड में जा रहा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। बाथरूम की सुविधा के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या मकान में बाथरूम है या नहीं है। यदि है तो किस प्रकार का है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है बाथरूम है या केवल एक बाहर कोई 4 तरफ से घेर करके बना दिया गया जिसके ऊपर छत नहीं है। तो इस ऑप्शन को देख करके हम आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ किचन की बात आ रही है कि क्या घर में किचन है, तो उसमें भी कई ऑप्शन हम देख रहे होंगे आ रहे हैं कि किचन है, किचन नहीं है लेकिन घर के अंदर ही खाना बनाते हैं, किसी रूम में बना रहे हैं। किचन नहीं है, घर के अंदर भी नहीं बना रहे हैं, घर के बाहर हम कहीं खुले में खाना बना रहे हैं। और चौथा है कि नो कुकिंग, 7वां ऑप्शन है। तो यदि घर में किचन है तो तब उसमें 2 ऑप्शन आएंगे कि एलपीजी है या नहीं है। यदि किचन में खाना नहीं बनता है, कहीं और खाना बन रहा है तो एलपीजी है या नहीं है। यदि घर के बाहर कहीं खाना बन रहा है खुले में तो एलपीजी है या नहीं है। तो इस तरह के सारे ऑप्शन आते हैं, इस पर हम पूछ करके क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यदि खाना परिवार द्वारा बनाया जा रहा है तो मुख्य रूप से कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर उनसे हम पूछ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आ रही कि परिसंपत्तियाँ, उस परिवार के पास परिसंपत्तियाँ जो है चल संपत्ति कौन कौन सी है। तो सबसे पहले रेडियो,
ट्रांसमीटर की बात आती है कि क्या परंपरागत कोई रेडियो सेट है, ट्रांजिस्टर सेट है, या वो मोबाइल पर सुनते हैं, या किसी अदर डिवाइस पर जैसे कार में एफएम चलाते हैं या कारवा में सुनते हैं, तो पूछ के बताया जाता है। यदि कोई परिवार कहता है कि हमारे पास तीनों हम तीनों यूज़ करते हैं, तो हम प्रायोरिटी नंबर 1 को देंगे, ट्रेडिशनल रेडियो को सेट को देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। टेलीविज़न की बात आ रही है, 2 उसमें ऑप्शन हैं, टेलीविज़न है या नहीं है। यदि है तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, डीडी फ्री डिश के माध्यम से यूज़ कर रहे हैं, कोई अन्य पेड चैनल पेड डीटीएच में लगा रखा है, केबल कनेक्शन लगवा रखा है, या एनी अदर में वो ऑप्शन आएगा कि जैसे आजकल फाइबर टीवी के माध्यम से आईपीटीवी जो चल रहा है, तो उसके माध्यम से है, तो इसको हम क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। परिवार में इंटरनेट की सुविधा है, और इंटरनेट की सुविधा है तो किन-किन डिवाइसेस पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। यदि यस आएगा तो लैपटॉप, कंप्यूटर पर है, या मोबाइल, स्मार्टफ़ोन में इंटरनेट का यूज़ होता है, या एनी अदर डिवाइस जैसे आजकल आईओटी इंटरनेट बेस्ड जो डिवाइसेज़ आ रहे हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं, म्यूज़िक डिवाइसेज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पूछ लें। यदि कोई फैमिली कहती है कि हमारे सब जगह यूज़ करते हैं, तो हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 पर रहेगा लैपटॉप और कंप्यूटर पर। साथ ही साथ इसके नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 भी आ रहा है कि परिवार के किसी सदस्य के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है। तो किसी भी सदस्य के पास, इवन कोई वर्किंग पर्सन है, उनको ऑफिस ने लैपटॉप प्रोवाइड किया है, तो उसमें भी यस ऑप्शन आएगा, तो उसको हम क्लिक कर देते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है कि लैंडलाइन है तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, 2 पर क्लिक करेंगे। मोबाइल है लेकिन वो कीपैड वाला है, बेसिक फ़ोन है, तो 3 पे क्लिक करेंगे। ये दोनों हैं तो बोथ पर क्लिक करेंगे। यदि किसी तरह का फ़ोन नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड या स्कूटी की बात हो रही है कि परिवार में क्या चीज़ है, तो उस पर हम पूछ करके क्लिक कर देंगे। कार, जीप, वैन यानी 4 व्हीलर की बात हो रही है, तो यदि परिवार के पास 4 व्हीलर है तो उसको यस करेंगे। यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखनी है कि यदि किसी परिवार के पास 4 व्हीलर है और उन्होंने इसको कहीं हायर कर रखा है, कहीं रेंट बाहर दे रखा है, या कहीं किसी ऑफ़िस में अटैच कर रखा है, उस कंडीशन में भी येस पर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ किसी फैमिली के पास या किसी पर्सन के पास उनके ऑफ़िस ने गाड़ी दे रखी है, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर येस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि परिवार द्वारा जो है मुख्य रूप से कौन-सा अनाज यूज़ किया जाता है? यानी हम एक तरह से जानकारी लगा लेंगे कि 1 महीने में सबसे ज़्यादा अनाज कौन-सा खरीदा जाता है, गेहूँ है, चावल है, या ज्वार बाजरा जो भी है। तो जो भी वो ऑप्शन बताते हैं, उसको हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है मोबाइल नंबर। तो इसमें जब भी हम एंटर करेंगे तो 6, 7, 8, 9 ही लेगा। अगर हम इसमें कोई भी नंबर और डालेंगे इसके अलावा तो नहीं लेगा। या तो 6 से स्टार्ट होगा तब लेगा, या 7 से स्टार्ट होगा, 8 या 9 से स्टार्ट होगा। तो इस यदि मोबाइल नंबर स्वेच्छा से देने को तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा उनको समझा-बुझा भी सकते हैं कि इस मोबाइल नंबर का यूज़ किसी अन्य पर्पज़ के लिए नहीं होगा, गोपनीय है, कोई ओटीपी नहीं आएगा। यदि नहीं भी देते हैं तो इसको हम छोड़ कर के हम आगे बढ़ सकते हैं और ये सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आंसर रिव्यू आ गए हैं। तो हम अपने उत्तर या रिस्पॉन्सेज यहाँ पर चेक कर सकते हैं लास्ट तक। यदि हमको लगता है कि नहीं, मैं कोई करेक्शन करना है, तो यहाँ पर कैंसिल बटन दबाएंगे तो फिर से सारी चीज़ें वो रिफ्रेश हो जाएंगी। और यदि हम कन्फर्म बटन क्लिक कर देते हैं तो ये सबमिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन नंबर 2 आ गया है, यानी लाइन नंबर 1 की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ चलो डेटा यहाँ पर एरो है, इससे हम बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वही पुराना ऑप्शन आ गया और यहाँ पर अपडेशन डेटा पर हम अगर क्लिक करेंगे तो अभी तक जो भी एंट्री हुई है यहाँ पर उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि लाइन नंबर 001, साथ साथ सेंसस हाउस नंबर, ये जनगणना मकान हमेशा 4 डिजिट में आएगा। परिवार संख्या ये भी ट्रिपल डिजिट में आएगा, ये अपने आप जनरेट होगा, ये भी जनरेट होगा और ये भी अपने आप जनरेट होगा। हमें केवल बिल्डिंग नंबर डालना है। अब हम ये देख रहे हैं स्टेटस में कंप्लीट आ रहा है, उसके बाद भी हम चाहे तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैठ जाते हैं। यहाँ से हम समरी देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितने मकान कर लिए हैं, कितने कंप्लीट हैं, कितने इनकम्प्लीट हैं, कितने हमने डिलीट किए हैं, कितने लॉक कर दिए, कितने सिंक कर दिए। तो कभी भी हम अपनी समरी यहाँ से हम देख सकते हैं। जितने भी हम एंट्री करते जाएंगे सारी समरी हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी।
साथ ही साथ हम यहाँ से अगर चूँकि हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है तो इसको हम सिंक कर सकते हैं। सिंक करने के लिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, डिक्लेरेशन हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद इसको चेक करना पड़ेगा कि हम इसमें एग्री हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें साइन भी करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड सिंक पर करेंगे तो ये डेटा धीरे धीरे सिंक हो जाएगा और डेटा सिंक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं, जैसा अभी मैं पहले देखा था, कि डेटा सिंक करने के बाद भी हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ये ऑप्शन आएगा, एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा। तो ये देख रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन इसमें आ रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें जानना ज़रूरी है, जैसे ही हम सिंक बटन पर क्लिक करेंगे तो वो रीजन पूछ रहे हैं या किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके रिकमेंडेशन पे किया जा रहा है। तो जैसे ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम आएंगे कि सुपरवाइज़र के द्वारा एडिट किया जा रहा है, चार्ज ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है या सेल के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको भरना ज़रूरी रहेगा। अगर हम खुद कर रहे हैं तो हम सेल पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम इस पर वापस चले जाते हैं। तो आपने देख लिया कि कितना आसान है, बड़ी आसानी से सब कुछ संपन्न हो जाता है। और इसके माध्यम से यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लिया है तो आपको एक फैमिली में 7 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखा आपने कि HLO ऐप क्या है, इसको डाउनलोड कैसे करें, इसमें लॉगिन कैसे करें, यूज़र आईडी कैसे बनती है, साथ ही साथ इसके थ्रू हम संसद कार्य कैसे पूरा करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर ज़रूर करिए, ख़ासकर उन लोगों के साथ जो सेंसस के काम से जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक भी करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको नए-नए वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, इसलिए आपको मैंने जो भी अब तक जानकारी दी है बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। तो आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही एक रिक्वेस्ट भी है, यदि HLO ऐप के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, प्रश्न ज़रूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँगा। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।